Hello everyone, क्या हालचाल? I hope everyone is doing good. So welcome back to the platform of Learning Ant, and today we have a very important topic of the chapter breathing and exchange of gases, और इस टॉपिक का नाम है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन का नाम सुनते ही एक लाइन मुझे याद आता है, एंड दैट इज कि मैं मुंतजिर तेरा। मुंतजिर मतलब समवन हु इज एक्सपेक्टिंग समथिंग। मैं मुंतजिर तेरा, तू हर दफा चाहिए, जैसे किसी बीमार को दवा चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीजन हमारे लिए उतना ही जरूरी है जैसे किसी बीमार को दवा, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा। और someone who is expecting something, किसी मुंतजिर को जिस तरह कोई चीज हर दफा चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ द डिस्कशन ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में बेसिकली अपने को यह पढ़ना है, आपके एनसीईआरटी में एक कर्व दिया होगा, उस कर्व को मैं एक्सप्लेन करूंगा इसमें, और उसके साथ साथ हम आज ये भी सीखेंगे कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कहां से होता है। ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होने से पहले उसका सैचुरेशन होता है, उसका एसोसिएशन होता है, तो किसके साथ होता है, और जिस मॉलिक्यूल के साथ होता है वो मॉलिक्यूल कौन है, वो पिगमेंट क्या है, और उसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स हम पढ़ेंगे, एंड मेनी मोर थिंग्स टू बी डिस्कस्ड। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की। एज यू नो, हीमोग्लोबिन जो है वो एक पिगमेंट है विच कैरीज ऑक्सीजन। ठीक है, आपने सर्कुलेशन में पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन इज अ मॉलिक्यूल विच कैरीज ऑक्सीजन। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, दिस हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ टेट्रा पायरोल रिंग। टेट्रापायरोल रिंग। इस टेट्रापायरोल रिंग के अलावा इसके अंदर ग्लोबिन चेन होता है। ठीक है, ये टेट्रापायरोल रिंग कुछ इस तरीके से 4 पायरोल रिंग्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं। These are the 4 pyrrole rings. HB जो होता है उसके अंदर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरीके का होता है। एक सेंटर में इसके Fe+2 होगा, और ये 4 पायरोल रिंग होंगे, और यहां से एक ग्लोबिन चेन लगा होता है। ठीक है, और ये आपका हीम पार्ट है। ठीक है, दिस इज ओनली 5%, while this globin chain is the remaining 95%। और इस पूरे के पूरे एक मॉलिक्यूल को हम मोनोमर बोलते हैं। ठीक है, ये एक सिंगल मोनोमर है, और इस तरीके से ये 4 मोनोमेरिक यूनिट्स एक साथ आते हैं, और हमें पूरा का पूरा इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होंगे, और हर सब के सेंटर में Fe+2 प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये हमें पूरा का पूरा एक HB मॉलिक्यूल तैयार हुआ। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के पास 4 मोनोमर हैं, और हर एक मोनोमर में एक Fe+2 प्रेजेंट है, इसी वजह से एक HB जो होता है वो 4 O2 के साथ बाइंड करता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 1 HB molecule binds with
one HB molecule binds with 4 O2। ठीक है, एक HB जो है वो 4 O2 के साथ बाइंड करता है। क्लियर है? 1 ml HB, ml नहीं 1 ग्राम लिख लीजिए, 1 gram hemoglobin binds with 1.34 ml of O2 and 100 ml blood has 12 to 16 gram of HB, hence 100 ml blood carries 20 ml O2। पर कहानी यहां पर खत्म नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट बात यह आपको ध्यान रखना है, बट 100 ml blood delivers only 5 ml O2 to tissues, सिर्फ और सिर्फ 5 ml। ठीक है, स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर होता है तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस में यही 100 ml ब्लड विल डिलीवर 15 ml ऑफ O2, यानी कि जितना बाइंड किया है, जितना बाइंड किया है उसका 25% यहां पर डिलीवर करता है, और यहां पर स्ट्रेसफुल कंडीशन में इट विल बी एबल टू डिलीवर 75%। ठीक है, यानी कि पूरी तरह से 100% जो डिलीवरी है वो कभी भी नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ जितना कैरी करता है उसका 25% डिलीवर करता है, लेकिन स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जितना कैरी करता है उसका 75% डिलीवर करता है। क्लियर है? अब अगर ये कैरी करता है, डिलीवर करता है, दैट मींस कि इसकी जो बाइंडिंग है उस पे हम कुछ डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, जो हीमोग्लोबिन का बाइंडिंग है विद ऑक्सीजन, उसका बाइंडिंग जो है वो कुछ इस प्रकार होता है कि नॉर्मली जो फर्स्ट O2 का बाइंडिंग होता है दैट इज स्लो। पहले O2 का जो बाइंडिंग होता है वो स्लो होता है। उसके बाद सेकेंड O2 बाइंड्स रैपिडली, थर्ड O2 even faster, and so on for fourth, and so on for the fourth O2। ठीक है, this is the reason why we get initially a initial lag phase and lately a log or एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, इसी वजह से पहले फर्स्ट O2 जब बाइंड कर रहा होता है तो हमें लैग फेज मिलता है, उसके बाद जो सारे के सारे बाइंड करते हैं दैट गिव्स अ लॉग और एन एक्सपोनेंशियल फेज। एंड लेटली लास्ट में आप देखेंगे तो आपको ये फ्लैट या फिर प्लेट्यू फेज देखने को मिलता है। दैट इज बिकॉज व्हेन HB is saturated completely। बात समझ में आया? This is the reason why we get the sigmoid shape of curve। इसीलिए जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसका नेचर जो है वो कैसा होता है? सिग्मोइड होता है। क्लियर है? चलिए अब हम इस कर्व की बात करते हैं। तो इस कर्व में बेसिकली आपको देखिए, आपको एक बात बता दूं मैं कि इस कर्व में अपने को ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी कि
हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन विथ ऑक्सीजन वाई एक्सिस पे लिया जाता है और एक्स एक्सिस पे आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया जाता है। अब सवाल यह है कि ग्राफ जो है वो हमें सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर के बीच में है, लेकिन नाम जो कर्व का है दैट इज डिसोसिएशन कर्व। इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब यह है कि अपने को इस ग्राफ को दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। एक, व्हेन यू गो फ्रॉम डाउन टू अप, एंड द अदर व्हेन यू कम बैक फ्रॉम हियर टू जीरो। यानी कि जब आप नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप पढ़ते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स पर हीमोग्लोबिन का डिफरेंट डिफरेंट सैचुरेशन लेवल मिलता है। लेकिन वंस इट इज सैचुरेटेड तो आप यह देखते हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 घटेगा वैसे वैसे हीमोग्लोबिन किस तरीके से ऑक्सीजन को खुद से डिटैच करेगा या लीव करेगा या अनसैचुरेट करेगा। गॉट इट? या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन जो है वो डीऑक्सीजनेट होगा। क्लियर है? तो अब जो ये नीचे से ऊपर जाने वाली बात है, यानी कि बाइंडिंग हो रहा है जब किसका, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, तो ये बाइंडिंग जो है वो लंग्स में होता है। ये बाइंडिंग कहां होता है? लंग्स में। तो जब आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं या इस तरीके से इस ग्राफ को देख रहे हैं, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटी और द फिनोमेना व्हिच इज अकरिंग एट लंग्स और द एल्वियोलर लेवल। क्लियर है? पर जब आप रिवर्स की बात करते हैं, दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी कि वो मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके डिसोसिएशन की आप बात करते हैं, और ये डिसोसिएशन कहां होता है? टिश्यू लेवल पर। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो कि दो चीजें हैं, एक तो इसका बाइंडिंग और दूसरा डिसोसिएशन। तो बाइंडिंग कहां होता है? तो बाइंडिंग जो है वो एल्वियोली में होता है, और जो डिसोसिएशन होता है वो कहां होता है? वो टिश्यू में होता है। क्लियर? व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट दिस कर्व? इस कर्व के बारे में सबसे यूनिक बात क्या है? तो देखिए, इस कर्व के बारे में एक सबसे यूनिक बात यह है कि इनिशियली जब आप इस फेज की बात करते हैं, यानी कि लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज, तो इस लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज में आप देखेंगे कि छोटे से पार्शियल प्रेशर चेंज में, अ वेरी स्मॉल चेंज इन पार्शियल प्रेशर रिजल्ट्स इनटू अ लार्ज परसेंटेज सैचुरेशन। यानी कि छोटा सा चेंज अगर आप कर रहे हैं पार्शियल प्रेशर में, तो जो सैचुरेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब अगर आप इसका रिवर्स सोचें, तो रिवर्स आप ये सोचेंगे कि अगर किसी दो रीजन्स के बीच में एक छोटा पार्शियल प्रेशर का चेंज है, इन ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर इफ देयर इज अ स्लाइट चेंज, तो उस चेंज के वजह से ही, छोटे चेंज के वजह से ही क्या होगा कि अ लार्ज परसेंटेज ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स व्हिच वर सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन विल डिसोशिएट द ऑक्सीजन। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यह है कि इस कर्व में आप देखें ध्यान से, तो अगर आप 90 और 60 की बात करें, तो इस चेंज्ड पार्शियल प्रेशर के दौरान जो डिसोसिएशन होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है? यानी कि इस दौरान जो डिसोसिएशन है वो काफी ज्यादा। इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल कंडीशन में अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो 90 है, ठीक है, नॉर्मल, आप प्लेन्स में कंसिडर कर लीजिए या आप एक नॉर्मल ह्यूमन में कंसिडर कर लीजिए जिसमें पार्शियल प्रेशर 90 है। अब उस 90 पार्शियल प्रेशर को अगर मैं घटा के 60 करूं, तो उस 60% घटने तक भी अपने को जो है वो ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता इन परसेंटेज सैचुरेशन। इसका मतलब यह है कि द पर्सन विल, जैसे आप मान लीजिए 10,000 फीट तक हाइट पे जाते हैं, ठीक है, 10,000 फीट तक हाइट पे जाने पर भी इंसान को हाइपोक्सिक नहीं फील होता है, या
इनिशियल स्टेजेस ऑफ सम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, उसमें भी पार्शियल प्रेशर जो O2 का होता है वो रिड्यूस होकर के 60 हो जाता है, लेकिन उस कंडीशन में भी इंसान उतना हाइपोक्सिक कंडीशन नहीं फील करता है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कि जो चेंज 90 से 60, अगर पार्शियल प्रेशर का इतना चेंज भी करने पर जो परसेंटेज सैचुरेशन में डिफरेंस है दैट इज वेरी 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 लो। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं बना के। क्लियर है? तो देखिए इधर जो चेंज पार्शियल प्रेशर का बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर भी परसेंटेज सैचुरेशन में बहुत बहुत स्लाइट डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर इतना बड़ा चेंज पार्शियल प्रेशर में आ जाए तो भी हमारा HB का जो सैचुरेशन है वो ज्यादा डगमगाता नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं होता है। इसी वजह से क्या है कि 10,000 फीट हाइट तक चला जाए या इनिशियली किसी भी वजह से अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 90 से घटा के 60 कर दिया जाए तो अपने को हाइपोक्सिक कंडीशन फील नहीं होता। हाइपोक्सिक मींस लो लेवल ऑफ O2 का फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है, कि O2 का इतना पार्शियल प्रेशर घटा है। दिस इज वन ऑफ द गुड थिंग अबाउट दिस कर्व। क्लियर है? तो अब इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जो पार्शियल प्रेशर है, इसके बाद हम P50 की बात कर लेते हैं कि देखिए जो 50% सैचुरेशन है, ठीक है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो 50% सैचुरेशन है हीमोग्लोबिन का दैट इज अराउंड 30 mm ऑफ Hg। वैसे तो इसका जो P50 वैल्यू होता है एक्चुअल, दैट P50 पहले तो डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज P50। तो P50 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 at which hemoglobin is 50% सैचुरेटेड। अगर इसकी आपसे वैल्यू पूछी जाए तो इसका वैल्यू जो है वो 27 mm ऑफ Hg के आसपास होता है। ठीक है, 27 mm ऑफ Hg। क्लियर है? अब सोचने वाला बात यह है कि 50% सैचुरेशन जो है वो 27 या 30 mm के आसपास ही आ जाता है। व्हाट अबाउट 100% सैचुरेशन? तो ये जो 100% सैचुरेशन है, मैं आपको बता दूं कि दिस अकर्स ओनली एट 500 mm ऑफ 500 mm Hg के आसपास ही होता है। ठीक है, 90% सैचुरेशन 90% सैचुरेशन जो है वो आपको 60 mm Hg पर ही मिल जाएगा, वाइल जो आपको मैक्सिमम फिजियोलॉजिकल लेवल पर सैचुरेशन देखने को मिलता है दैट इज 97% saturation and that is around 100 mm of Hg और 104 mm Hg के आसपास होता है वैसे तो। ठीक है, कि इसके आसपास, यानी कि 100% सैचुरेशन जो है वो नहीं हो पाता है, कभी भी नहीं हो पाता। 500 mm of Hg पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए कभी भी 100% सैचुरेशन नहीं होता है। बात समझ में आया? चले, तो दिस इज ऑल अबाउट द सैचुरेशन ऑफ द कर्व।
अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि इस कर्व का डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर क्या होता है, ठीक है, यानी कि व्हाट इज राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। तो देखिए ये जो नॉर्मल ग्राफ है, ये ग्राफ कभी ऐसा या कभी ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज द right shift while this is the left shift। अब ये राइट शिफ्ट कहां होता है, तो दिस अकर्स एट टिश्यू लेवल, और इसका मतलब होता है डिसोसिएशन, एंड दिस लेफ्ट शिफ्ट अकर्स एट alveoli level, and this is known as association or binding। This is the normal curve। क्लियर है? द इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग राइट शिफ्ट, एंड आप चाहें तो लेफ्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में जो है वो आपको यहां पर दो फैक्टर्स मेनली मिल जाएंगे। एक तो आपका है राइट शिफ्ट और दूसरा है आपका लेफ्ट शिफ्ट। अगर फैक्टर्स की बात करें तो आपको सी ए टी एंड डी, ये चार फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, और ये चार फैक्टर्स कौन कौन से हैं तो अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला फैक्टर है दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, दूसरा फैक्टर है एसिडिटी, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, और चौथा फैक्टर है 2,3-DPG। अब देखिए जो आपको याद रखना है वो ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा तो कर्व विल शिफ्ट राइट, ठीक है, यानी कि इट विल रिजल्ट इनटू राइट शिफ्ट। क्लियर है? दूसरा है एसिडिटी, एसिडिटी विल इंक्रीज, यानी कि H+ कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, ठीक है, यानी कि pH डिक्रीज। तो ये सारी की सारी चीजें क्या करेंगे, आपको राइट शिफ्ट करवाएंगे। क्लियर है? टेम्परेचर आप अगर बढ़ाएंगे तो भी आपका कर्व जो है वो क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा, ठीक है। 2,3-DPG, इसका कंसंट्रेशन जब भी बढ़ेगा तो ये भी क्या करेगा कि कर्व को राइट शिफ्ट करवाएगा, ठीक है। क्लियर है? यानी कि
यहीं दूसरे तरफ इनकी बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 घटेगा, तब क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। एसिडिटी डिक्रीज होने पे क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या होगा, तो लेफ्ट शिफ्ट। और 2,3 DPG की कंसंट्रेशन के बढ़ने पे, घटने पे क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स जब इंक्रीज करेंगे तो राइट शिफ्ट होगा, और ये फैक्टर्स डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। चलिए इन एक एक फैक्टर्स को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की। तो देखिए आपको पता है कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 इज हायर एट टिश्यू, टिश्यूज पर ये क्या होता है, हायर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्यों, क्योंकि सेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं, और रेस्पिरेशन के दौरान वो क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, CO2 इज रिलीज्ड, और जब CO2 रिलीज हो रहा है तो क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ेगा। और जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बढ़ने पर, ठीक है, जब PCO2 के बढ़ने पर क्या होगा कि डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और इसी को हम बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट। दूसरे फैक्टर की बात करते हैं, दैट इज एसिडिटी। तो एसिडिटी भी जो है वो मेटाबॉलिज्म से बने हुए H+ आयंस की वजह से टिश्यूज में हायर होता है, यानी कि pH क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और जो H+ आयन कंसंट्रेशन के बढ़ने से डिसोसिएशन बढ़ता है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं रूट्स इफेक्ट। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, एंड द थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। तो जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, तो अगेन द रीजन इज कि मेटाबॉलिक हीट के कारण टिश्यू जो होते हैं उनका टेम्परेचर जो है वो कैसा होता है, हायर होता है। और टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपने पढ़ा है कि जो कर्व होगा वो क्या होगा, हायर टेम्परेचर की वजह से जो डिसोसिएशन है दैट विल इंक्रीज। ठीक है, और जहां जहां डिसोसिएशन बढ़ रहा है वहां वहां आप क्या देखेंगे कि जो कर्व है, जहां जहां डिसोसिएशन बढ़ रहा है वहां वहां आप क्या देखेंगे कि जो कर्व है वो राइटवर्ड्स शिफ्ट हो रहा है। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं 2,3 DPG, या फिर इसी को 2,3 BPG बोलते हैं, 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये क्या होते हैं कि दे आर फॉर्म्ड इन RBCs। ये क्या होते हैं, RBCs में फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड दे बाइंड with hemoglobin and hence decrease the efficiency of HbO2 फॉर्मेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, आरबीसीज में आरएल साइकिल होता है, आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो पढ़ेंगे। ये आरएल साइकिल के दौरान क्या होते हैं, 2,3 DPG बनते हैं, और ये 2,3 DPG आरबीसीज में जो बने हैं वो क्या करते हैं
कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जो हिस्टिडीन होता है उससे बाइंड करते हैं, और उससे ये बाइंड करने के बाद क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से नॉर्मली बाइंड करता है उसको बाइंड नहीं करने देते हैं, यानी कि दैट मींस परसेंटेज सैचुरेशन घटवाते हैं, और जब परसेंटेज सैचुरेशन घट रहा है इसका मतलब डिसोसिएशन बढ़ रहा है। क्लियर है? तो these are the four factors which affect the binding or dissociation of the curve or the right shift of the curve। इन चारों फैक्टर्स के बढ़ने से, देखिए मैं यहां पर इसीलिए पीएच नहीं लिखा हूं, क्या लिखा हूं? एसिडिटी, जिससे कि हम एक सीधा लाइन बना के याद कर सकें कि चारों के चारों फैक्टर्स जब बढ़ते हैं तो राइट शिफ्ट होता है, और चारों के चारों फैक्टर्स जब घटते हैं तो क्या होता है? लेफ्ट शिफ्ट होता है। एक क्लियर स्टेटमेंट में आप पूरे के पूरे फैक्टर्स को मेमोराइज कर सकते हैं, CATD, कैट डी। ठीक है, इस तरीके से ये एक निमोनिक टाइप का है कि ये कैट डी जो है, कैट डी बढ़ेगा तो राइट शिफ्ट होगा यानी कि डिसोसिएशन होगा, और कैट डी घटेगा यानी कि लेफ्ट शिफ्ट होगा, दैट मींस सैचुरेशन होगा। ठीक है, यहां पर देखिए एक ग्राफ आपको दिया गया है बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन। ठीक है, बिटवीन परसेंटेज सैचुरेशन परसेंटेज वर्सेस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन इस कर्व में जो है वो आपको दिखाया गया है कि एक जो है फीटल कर्व है और दूसरा जो है वो एडल्ट का कर्व है। ठीक है, फीटल कर्व जो है वो आपको थोड़ा सा लेफ्टवर्ड मिलता है, वाइल एडल्ट का कर्व जो है वो आपको राइटवर्ड मिलता है। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको HbF के बारे में बता देता हूं, एंड दैट इज फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल हीमोग्लोबिन जो होता है इसके अंदर 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन होते हैं। ठीक है, 2 अल्फा और 2 गामा चेन होते हैं। क्लियर है? ये कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्टेड है। ठीक है, ये कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्टेड है, और इसका जो P50 होता है दैट इज 19 mm ऑफ Hg। ठीक है, यानी कि 19 mm ऑफ Hg पर ही ये जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है फीटस का, ये क्या होता है कि 50% सैचुरेट हो जाता है विद ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे आपके पास दो मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, एक का P50 जो है वो 19 है और दूसरे का P50 जो है वो 27 है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि ये हम HbF की बात करते हैं और ये हम HbA यानी कि एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अगर हम P50 से एक इन्फ्रेंस निकालना चाहें तो इन्फ्रेंस ये है कि ये कम पार्शियल प्रेशर पर भी 50% सैचुरेट हो रहा है, जबकि इसको ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए टू सैचुरेट। इसका मतलब ये है कि हेंस HbF हैज higher affinity for O2 as that of adult hemoglobin। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं अबाउट मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, व्हाट इज मायोग्लोबिन? तो मायोग्लोबिन इज अ पिगमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स का ये पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन जो है वो मोनोमरिक ही होता है, ये मोनोमर ही होता है, और इसका जब हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व देखते हैं तो इसका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है उसका शेप जो है वो अपने को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब ये है कि दिस कर्व इज समवॉट लाइक दिस। ठीक है, समवॉट लाइक दिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? अगर इसके हम P50 की बात करें तो इसका P50 जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली अराउंड 9 mm Hg। ठीक है, इसका P50 जो है वो
9 mm ऑफ Hg के आसपास होता है। क्लियर है? दैट मीन्स इट हैज हाईएस्ट बाइंडिंग एफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी। अब अगर इसकी बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है, अगर इसकी बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि ये पुअर डिसोसिएशन शो करेगा। इट हैज वेरी पुअर डिसोसिएशन। बात समझ में आया? इससे आसानी से डिसोशिएट नहीं होगा। ठीक है? दैट मीन्स इट कैन बेटर एक्ट एज अ, इट इज अ better storage pigment than a transport pigment। इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं करते हैं, एंड इंस्टेड वी यूज हीमोग्लोबिन एज अ पिगमेंट मॉलिक्यूल टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है? ओके, सो थैंक यू फॉर बीइंग अटेंटिव। तो हमने आज क्या सीखा? हमने सबसे पहले हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सीखा। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हमने सीखा कि टेट्रापायरोल रिंग होते हैं, हर एक रिंग के सेंटर में एक आयरन मॉलिक्यूल होता है, यानी कि आयरन का आयन Fe+2 होता है, और 4 वैसे मोनोमर्स मिलकर के एक एंटायर हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड करता है। उसके बाद हमने डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस देखे, और उसमें हमने अल्टीमेटली कंक्लूड ये किया कि जो हमारा 100 ml ऑफ ब्लड है वो 20 ml O2 कैरी करता है, लेकिन उस 20 ml O2 में से सिर्फ और सिर्फ 5 ml डिलीवर करता है। स्ट्रेसफुल कंडीशन में अगर हमने बताया था आपको कि 75%, दैट मींस कि 15 ml के आसपास ट्रांसपोर्ट होता है। उसके बाद हमने कर्व के बारे में पढ़ा, कर्व का शेप सिग्मोइड क्यों होता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है? कर्व के सिग्मोइड होने की वजह से 2 एडवांटेजेस मैंने आपको बताए। इसके अलावा हमने फैक्टर्स देखे कि कौन कौन से फैक्टर्स पे इसकी बाइंडिंग और डिसोसिएशन डिपेंड करता है। तो मैंने आपको उसमें 4 फैक्टर्स बताए, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। देखिए, आपसे अगर बाइंडिंग पूछा जाए, ठीक है, कि बाइंडिंग किस पे मेनली प्राइमरीली किस बात पे डिपेंड करता है, तो जो प्राइमरीली बाइंडिंग है दैट डिपेंड्स ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज द मेन फैक्टर, इसलिए उसको तो होना ही है। ठीक है? उसके अलावा कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो दोस फैक्टर्स आर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन, टेम्परेचर एंड 2,3 DPG। ठीक है? इन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है किस फैक्टर के बढ़ने पे क्या होगा, किस फैक्टर के घटने पे क्या होगा। उसके लिए मैंने आपको सिंपल एक लाइन में समझाया, एंड दैट इज कि अगर ये चारों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर इंक्रीज करेगा, चारों फैक्टर्स में से कोई भी फैक्टर इंक्रीज करेगा तो कर्व हमारा राइट शिफ्ट होगा, दैट मींस देयर विल बी डिसोसिएशन। और चारों फैक्टर्स में भी कोई भी फैक्टर डिक्रीज होगा तो कर्व हमारा लेफ्ट शिफ्ट होगा, दैट मींस देयर विल बी एसोसिएशन। अगेन मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में जो सेकंड फैक्टर है दैट इज पीएच, सेकंड फैक्टर जो डिस्कस किया जाता है दैट इज पीएच। हमने पीएच की बात नहीं करी है, पीएच घटाना होता है तब राइट शिफ्ट होता है, लेकिन एसिडिटी बढ़ाना होता है। एसिडिटी बढ़ाने का मतलब भी पीएच घटाना होता है, बट अगर आपको एक लाइन में याद रखना है तो दैट इज आपको एसिडिटी कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज CATD। C is for partial pressure of CO2, A is for acidity, T is for temperature and D is for 2,3 DPG, और उसको 2,3 BPG भी बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद मैंने एक एक फैक्टर्स को समझाया, एंड देन आई कंपेयर्ड द फीटल हीमोग्लोबिन एंड द एडल्ट हीमोग्लोबिन, और फिर उसके बाद हमने मायोग्लोबिन पर चर्चा किया। ठीक है? ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।